आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में आप हमारी मदद करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे, हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो न केवल हमें सच को सच कहने की हिम्मत मिलेगी, बल्कि ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, उस वक्त में पत्रकारिता को मजबूत करने की मुहिम में आप बड़े हिस्सेदार बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और इस मुहिम में आप हमारी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और आज के विषय पर बातचीत करते हैं। बातचीत यह कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त उसकी नज़र फिल्मी दुनिया पर लगी हुई है। ताज़ा जानकारी यह है कि वो फिल्मी दुनिया की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को समन करने की कोशिश में लगी हुई है। और जानकारी इस वक्त यह है कि सारे टीवी चैनल्स पर पिछले 24 घंटों से सिर्फ दीपिका पादुकोण के बारे में ही बातचीत की जा रही है। अभी तक एनसीबी ने उसको सम्मन भी ठीक से नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे टीवी चैनल्स ने उसको अभी से अपराधी घोषित कर दिया गया है। तो कई सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि एनसीबी इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे पब्लिकली लीक कर सकती है। दूसरा, इस तरीके की जानकारी टीवी चैनल्स पर कैसे पहुंच जाती है। तीसरा, क्या इस तरीके से लीक करने का मकसद किसी की छवि को खराब करना है या जांच को वाकई ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है। और चौथा, क्या इन सब के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है। कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री को सबक सिखाने की कोई कोशिश तो नहीं है। इन तमाम मसलों पर हम आज बातचीत करेंगे एनसीबी के पूर्व चीफ, यानी जिन्होंने एनसीबी चलाई है, जिनकी मौजूदगी में, जब वो चीफ थे तब एनसीबी चलती थी, मजबूती के साथ चलती थी। उनसे बातचीत करेंगे। उनका नाम है बीवी कुमार, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। उनसे ये बातचीत हमने अंग्रेजी में की है क्योंकि वो हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं है। जो मैंने उनसे सवाल पूछे हैं उस सवाल को मैं आपको बता देता हूं। हमने पहला सवाल ये पूछा है कि एक पूर्व चीफ होने के नाते अगर आप इस वक्त एनसीबी के चीफ होते तो क्या रिया चक्रवर्ती को आप गिरफ्तार करते। दूसरा, क्या आप दीपिका पादुकोण को महज व्हाट्सएप चैट के आधार पर समन करते। तीसरा, क्या आप जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनको मीडिया से आप शेयर करते या नहीं शेयर करते। चौथा, और अगर इस तरीके की बातें अगर मीडिया में लीक होती हैं तो उसका केस के ऊपर क्या असर होता है। पांचवा सवाल हमने पूछा कि एनसीबी जो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और छठा सवाल हमने पूछा, क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी है किसी को सबक सिखाने की, क्योंकि इस तरीके से जो एक एक चीज लीक हो रही है वो कई गहरे सवाल खड़े कर देती है। और जब मैंने उनसे बातचीत की तो बातचीत में जो तथ्य सामने आए वो तथ्य हम आपको फिलहाल आपके सामने पेश करते हैं। मुंबई में जिस तरीके से एनसीबी का पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक के बाद एक कई हीरोइनों के नाम उसमें आ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भी को भी समन किया गया है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन एविडेंस क्या है? सिर्फ व्हाट्सएप का चैट, वो भी कितना है, 3 साल पुराना। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व चीफ मिस्टर बीवी कुमार साहब। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इट क्रेडिबल एनफ, WhatsApp chat can be credible enough to summon somebody for investigation, for interrogation? Thank you, Mr. Ashutosh. Yeah. Based upon the evidence, whatever they have gathered from the WhatsApp chat or other messages that are recorded in the telephones, mobile phones, and things like that, on that basis, they can summon and they can record a statement, but no investigating agency is supposed to reveal those things that they say. Assuming for a moment there's some credible evidence in those chats or WhatsApp messages, what a good agency, investigating agency will do is take that as a starting point and go up the ladder to find out who is the peddler, and from the peddler, who is the real source he is securing the drugs for being distributed to whosoever they may be. They could be film stars or youngsters or any other groups to which they are peddling. So that should be taken as a starting point and not based upon that give press statements and things like that.
that is a normal way investigation is done, because secrecy is maintained so that the good part of the case should not be just terminated at the level of consumer or drug addict. That's way investigation is properly done. But that itself cannot be the basis of initiating a case against the on the basis of the WhatsApp or chat messages, nor you can foist a case on that basis, which may not survive by itself. Sir, two things. First of all, you said the secrecy has to be maintained. Here, what is seen is that even the private conversation between the two individuals are leaked out to the media and they are splashed. And the person concerned are treated as villain, other vamps, and their images already being tarnished. Why NCB is doing something like this? And that is not correct in my personal point of view. And it's never done by either the police agencies or any investigation agencies like the NCB or the DRI. They keep it to their chest, very closely guarded secret, so that their future investigation is not jeopardized. Otherwise, the whole thing will, once it is leaked, the evidence may be lost. Even a person who is probably storing drugs for being distributed, even that he will remove and destroy it. That's how it will be. So it's not correct to leak the information at the very preliminary stage or at the or beginning of the case and other things. So you lose the major part of the case. That's how it would be. What do you think, sir? Why it is leaked so vigorously, and it is leaked to almost all the TV channels? Whosoever is approaching them, they're getting the leaks, all the conversation, everything is there. Is it just to tarnish the image, or is it to move seriously about the investigation to find out the big fish? Or it just only you can say it's a why it should not be called as a witch hunt? As somebody said, it's rather a fishing expedition. It amounts to a sort of a trekking expedition. That is one of the senior police officers choose that term today morning. And I personally feel that is not correct at all. Whether intentionally or otherwise, leaking to the press, the damage has been done to the concerned individuals, which is not correct. And that's not the intention of the law. The intention of the law is to investigate whether a particular crime has been committed or not. And it won't stop at the lowest part of the ladder, that is the consumer or the drug addict. It should go up the ladder to find out the supplier, that is the peddler stage, and to the peddler, who is either the sub-distributor or the main distributor. And from there, who is the main source, who is probably importing or securing within the country or from outside the country. Because a lot of drugs are smuggled from Pakistan. A lot of drugs, cocaine and other things are now coming to India. We are in Bangalore airport, we had a case of seizure of cocaine. That shows that there is a diversion from the natural sort of like opioids or opium or ganja and other things, which are the natural sources. From that, people are moving to synthetic drugs, which is more dangerous, more harmful for human health. So that is what is happening. And by leaking this information, the first thing that happens is, one is damage to the reputation of the individual. The second thing that happens is your future investigation is completely compromised. And that too by leaking to the press, the whole country knows. And then whosoever he is, who is the peddler or even the supplier, they will all either leave the country or just clear up the evidence, whatever they may have. They'll just clean up their stables and keep everything clean. So even if a search is conducted, nothing would be found in those places. And by recording mere statements, that itself is not evidence. There should be some corroborative evidence. By arresting these people or denying them bail or from one person to another person, if it is taken out, then what happens is it all becomes the evidence of the co-accused. Okay. Not maintained in law. So it is seen that till now no major recovery has been done. And what is on record in case of Riya Chakravarti and others, it's only 59 grams. If that is the truth, should it be the ground to arrest somebody? And should it also be ground not to give bails, because Riya is already more than 15 days in bail, and this is supposed to be a bailable offense? Absolutely correct. Yeah. The small quantities that is prescribed for ganja is grams, that is 1 kilogram, and large quantity is defined under the notification issued under the Act as 20 kilograms, unless it's less than the what you call the minimum quantity. Similarly, in the hashish,
which also is called as cannabis in English, where the minimum quantity is 100 grams and the large quantity is 1 kilogram. So there also, that this is, except in Ria's case, one particular person there was, I think, if I remember correct, over 500 grams. So that particular person probably is liable to be arrested and detained, but not other persons. The GRPC very clearly mentions that if an offense is punishable for less than 3 years, then it's a bailable offense. If the offense is punishable for more than 3 years, like any other violation, or if it's life imprisonment or death penalty, there they are non-bailable. And in spite of this, Supreme Court has been consistently telling that bail is the rule and not detaining a person and denying him the liberty and keeping him in either judicial custody or investigating agencies' custody. In this case, NCB custody was given, and subsequently they were sent to judicial custody. So that's how it is. So bail ought to have been granted by the honorable judge in this case, and the benefit of seeing the remand application in the case of Riya Chakravarti, and I didn't have the benefit of seeing other remand applications. But here, the NCB very clearly mentioned that the accused can be sent to judicial custody, and they said they are investigating further. And they never said that by giving liberty to the accused, the accused can influence the witnesses who may be potential witnesses against the accused. They never said that. If they had said that, then the judge probably can take a view that, look, setting at liberty the accused would probably result in losing evidence and future investigations. But that was not the case. In such circumstances, the judge ought to have given bail, according to me. So if you had been the chief of the NCB right now, would you have allowed your professionals to arrest Riya Chakravarti just because whatever evidence is available? No, I would not have done that. I would have probably kept her free. I would have given her liberty, but at the same time, we would not have leaked any of these instances to the press, and we would have gone up the peddler and from the peddler to the source. Here, what happened from the peddler, it came down to the actresses or whoever has consumed or taken drugs from the from the peddler. What they should run is, instead of concentrating and investigating cases as to whom the peddler has sold, they should have gone to the peddler and found out who is his supplier. And that's how they would have gone further. They could have gone investigated what's the real source from which the drugs are coming. That would have really made into a major case, and not this particular case. How seriously you think is this entire investigation is done in a very serious way? I don't think it's being done in a professional way, in this sense. Now they have not recorded any, they have not recovered or obtained any independent what you call evidence, which will corroborate what is found in the mobile phones or WhatsApp messages and things like that. See, evidence of the co-accused is not sustainable in law. It's a weak form of evidence. And the Supreme Court as well as the lower courts have very clearly mentioned again and again that just depending on the evidence of a co-accused, you cannot convict a person. You have to substantiate with some corroboratory evidence which is independent of the statements given by the co-accused. That's one part. Assuming for a moment there is corroborative evidence in the mobile phones, or for that matter in any laptops or computers or any pen drives seized during the course of investigation, that evidence has to satisfy the provisions of the Evidence Act. Section 65A and 65B of the Evidence Act very clearly stipulate very stiff conditions that how to prove the evidence recorded in a computer or in electronic media. So in turn, they have also made another provision under Section 20A of the Evidence Act, where they said oral evidence recorded during the investigation cannot be relied upon and are also not relevant unless the genuineness of the electronic data that is retrieved from the computers or laptops or mobile phones are proved. The genuineness of such data has to be proved, and that has to be done in a very professional way by a forensic scientist who should probably give a certificate unless it comes from the original source itself. So there is very strict conditions.
So if that evidence will not be able to sustain unless a lot of precautions prescribed in the Evidence Act are followed. तो ये थे एनसीबी के पूर्व चीफ बीवी कुमार, जिनसे हमने बातचीत की अंग्रेजी में। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब आपको हिंदी में आपको संक्षेप में बता देता हूं। दरअसल उन्होंने कहा क्या क्या है। जो अंग्रेजी में उन्होंने कहा, कुमार साहब, ऐसा लगता है जैसे कि एनसीबी की इस जांच से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ऐसा लगता है जैसे जांच प्रोफेशनल तरीके से नहीं की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहली बात तो एनसीबी जब किसी को समन करती है तो वो उसके नाम का खुलासा नहीं करती है, क्योंकि सिर्फ समन करने के आधार पे आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते या ये नहीं बता सकते कि उसका ड्रग जैसे मामले में उसकी गहरी संलिप्तता है। और जब आप किसी को नाम को उजागर करते हैं तो उससे दो नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि जिस शख्स को आप बुला रहे हैं, उसके नाम को लीक कर रहे हैं, उसकी छवि को आप खराब कर रहे हैं, जबकि अभी तक उसके खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ। दूसरी बात उनका ये कहना है कि ऐसे मामलों में जो असल अपराधी है दरअसल वो चौकन्ना हो जाता है और उससे केस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो उस पर बुरा असर पड़ सकता है। अपराधी जो है वो साक्ष्यों को मिटा सकता है या गुमराह कर सकता है। तो जिस तरीके से टीवी चैनल्स पे रोज मिनट दर मिनट एनसीबी की जांच, व्हाट्सएप में क्या बातचीत हो रही, क्या नहीं बातचीत हो रही है, उन सब चीज़ें टीवी पर आ रही हैं, उससे बीबी कुमार साहब एक तरीके से कह सकता हूं कि क्षुब्ध हैं और उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का कोई तरीका नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि जैसे ड्रग पेडलर से बात कंज्यूमर की तरफ जा रही है, यानी कौन ड्रग को खरीद रहा है या कौन ड्रग को ले रहा है। दरअसल जांच होनी चाहिए कि जो लोग ड्रग ले रहे हैं वहां से ड्रग पेडलर के पास जानी चाहिए और फिर जांच में ये पता करने की कोशिश की जा रही है होनी चाहिए कि दरअसल ये ड्रग आ कहां से रहा है, यानी ड्रग का सोर्स क्या है। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है, ऐसा उनका कहना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रहे होते, अगर वो एनसीबी के चीफ इस वक्त होते तो वो रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करते। उसके दो कारण बताएं। पहली बात उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा उनका कहना यह कि महज किसी एक को एक्यूज्ड की बात के आधार पे या उसके स्टेटमेंट के आधार पे आप किसी को एक्यूज्ड नहीं ठहरा सकते, ना ही केस में साबित कर सकते हैं कि वो अपराधी है या अपराधी नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में कोई एक्यूज्ड का दिया गया बयान बहुत मजबूत नहीं रखता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरी बातचीत लग रही है उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ये कोई विच हंट तो नहीं हो रहा है या कहीं कोई फिशिंग एक्सपीडिशन तो नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात कहने के लिए अपने एक पूर्व साथी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व साथी है, उन्होंने ये कहा है कि ये कोई ट्रैकिंग एक्सपीडिशन जैसा लगता है, यानी पूरा मामला जो है वो कहीं राजनीति से प्रेरित है। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे तो नहीं कही, लेकिन इशारा जरूर कहा। उन्होंने ये जरूर माना कि मीडिया में जरूर ये बात आ रही है कि इस पूरे मामले को किसी राजनीतिक मंशा की वजह से किया जा रहा है। और अंत में जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये तो बेलेबल ऑफेंस है, तो रिया को 15 दिन हो गए, उनको जमानत क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कुमार साहब ने कि दरअसल रिया को इस पूरे मामले में जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जमानत मिली, इस पर उन्होंने हैरानी जताई है। ये बातचीत हमने सिर्फ इसलिए की ताकि जो व्यक्ति एनसीबी की कार्यप्रणाली को अच्छी तरीके से जानता हो, जिसने एनसीबी को लंबे समय तक चलाया है, उसके माध्यम से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचे कि दरअसल इस वक्त एनसीबी जो फिल्म इंडस्ट्री के मामले में, ड्रग के मामले जांच पड़ताल कर रही है, उसकी हकीकत क्या है, उसमें कितनी ईमानदारी है और उस पर कितने गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से पूरी बातचीत दरअसल एनसीबी को बुरी तरीके से एक्सपोज करती है और ये बताती है कि जो कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है दरअसल उसके पीछे की मंशा कुछ और है। जांच ईमानदारी से नहीं की जा रही है, कुछ और किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।